हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, पिछले वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मर का पार्ट फर्स्ट देखा था। आज हम देखने वाले हैं पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या देखा था कि हमारा ट्रांसफॉर्मर कैसा होता है। कंस्ट्रक्शन के टाइप पे हमने उसको कैटेगराइज किया था, कोर टाइप सेल टाइप के अंदर कैटेगराइज किया था और उसकी कुछ डेफिनेशन देखी थी। और वहाँ पे हमने डेफिनेशन में क्या देखा था कि हमारा ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, जो वोल्टेज को चेंज कर देता है। या तो हमको बढ़ाना होता है तो हम बढ़ा लेते हैं और घटाना होता है तो हम उसको वोल्टेज को घटा लेते हैं। और ये हमारे पास किसके ऊपर काम कर रहा था, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। इस चीज के ऊपर, इस प्रिंसिपल पे हमारा ट्रांसफॉर्मर काम कर रहा था। आज उसी में हम आगे देखने वाले हैं कुछ और चीजें। तो सबसे पहले हमारे पास है एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। अब आइडियल का मतलब आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल से आप क्या समझते हैं, आइडियल का मतलब होता है हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन, ये चीज हम समझते हैं। तो हमारे पास अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर कोई बोले तो हम उसको क्या समझेंगे, उसको हम समझेंगे कि हमारा पास रेजिस्टेंस लगा हुआ है और वो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा 0 है और इसके अंदर किसी भी टाइप के कोई लॉस नहीं है। इसी वीडियो में हम आगे लॉस भी पढ़ेंगे। तो एक बार आप ये समझ लीजिए कि जो इसकी कोर है, अब ये यहाँ पे कोर है। अब ऐसे देखा जाए प्रैक्टिकल तरीके से तो यहाँ पे क्या होंगे, लॉस होंगे। लॉस हर जगह होते हैं, लेकिन हम आइडियल केस में क्या मानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई लॉस नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कंसीडर क्या करते हैं हम, आइडियल ट्रांसफॉर्मर। और आइडियल ट्रांसफॉर्मर में हमारा क्या होता है, विच वन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग इज नेग्लेजिबल एंड द कोर हैज नो लॉसेस। अब रेजिस्टेंस भी होता ही है वाइंडिंग में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या मान रहे हैं, 0 मान रहे हैं और हमारे कोर में कोई लॉस नहीं मान रहे हैं। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आइडियल ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा। अब क्या होता है कि जब हमारे पास आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है, इसको आप क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं और इसको आप क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। अब जब आपका करंट, जब आप इधर से वोल्टेज डालेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज फ्लो होगा और यहाँ पे क्या होगा, इंडक्टेंस क्रिएट होगा। इंडक्टेंस क्रिएट होगा तो आपने ऐसी सर्किट्स में पढ़ा होगा कि जब आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, रेजिस्टेंस यूज करते हैं तो आपका करंट क्या करता है, लैग करता है। करंट क्या करता है, लैग करता है। और वो किससे लैग करता है, अपने वोल्टेज से। वोल्टेज से कितना लैग करता है, 90 डिग्री लैग करता है हमारा करंट, जब हमारा प्योर क्या लगा हो, रेजिस्टेंस लगा हो। आई बात समझ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नो लॉसेस हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ही 0 लिया है हमने और प्योरली रिएक्टिव है। प्योरली रिएक्टिव है मतलब हमने, और जो हमारा क्या होता है, कैपेसिटर होता है और जो हमारा इंडक्टेंस होता है वो हमने नहीं लगाया है। द करंट वेव आई एम लैक्स द इम्प्रेस्ड वोल्टेज वेव V1 बाई 90 टाइम्स डिग्री एज सोवन फिगर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा आई कहाँ पे, यहाँ पे है और ये वी वोल्टेज से कितना लैग कर रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है। आई बात समझ में। दिस करंट इन N1 टाइम्स ऑफ प्राइमरी मैग्नेटाइज द कोर ऑफ प्रोड्यूस फ्लक्स फाई। दिस इज ऑल टाइम प्रोपोर्शनल टू करंट ऑफ एट देयरफॉर इन टाइम फेज विद द करंट। अब जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जो यहाँ पे इसके अंदर ईएमएफ होगा, वो किसके बराबर होगा, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब आप करंट बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा और जब आप करंट घटाएंगे तो ये घट जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे आप दोनों चीजों से देख सकते हैं, ये आपका ईएमएफ है, ये आपका आई करंट है और ये क्या है, V1 है। और इंड्यूस इन द प्राइमरी इवन विच वेरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब आई, ये क्या है, आपका V1 है। यहाँ पे आप देखिए, ये V1 का ग्राफ है, ये I का ग्राफ है, ये φ1 का ग्राफ है। तो यहाँ पे ग्राफ से भी आपको दिख रहा है। अगर ग्राफ ना समझ में आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि हमारे पास V1 होगा 90 टाइम्स, फिर हमारा क्या होगा, I होगा और फिर हमारा क्या होगा, E1 E2 होंगे। आई बात समझ में। अब ये आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सारा कुछ। अब आता है ईएमएफ इक्वेशन।
ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर के लिए ईएमएफ इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज है, इसको आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसके ऊपर सारे न्यूमेरिकल आते हैं और ये कई बार पूछा भी जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट पेज है, इसको ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, N1 हमने प्राइमरी नंबर लिया था, ये हमको पता है। N2 हमारे पास क्या होते हैं, सेकेंडरी टर्न्स होते हैं। और फाई m क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्स इन द कोर, और उसकी यूनिट क्या होती है, वेबर में होती है। तो फाइव हमको m को हम क्या लिखते थे, इसको हम लिखते थे bm क्रॉस a। ये हमने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, जहाँ पे bm क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, और a क्या है, द कोरल एरिया। आई बात समझ में? ये चीज काफी बार यूज होगी आपकी। अब क्या आता है, एफ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। एफ फ्रीक्वेंसी होती है, इतना हमको पता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5m इन द 1/4 ऑफ द साइकिल, t/4 और 1/4 f सेकेंड। अब अगर आपका इतना, ये एक क्या है, ये एक साइकिल है, और एक साइकिल में हमारा टाइम कितना लगता है, टी टाइम लगता है। एक साइकिल में कितना टाइम लगता है, टी टाइम लगता है। हमने कितना लिया है, हमने तो सिर्फ इतना लिया है। तो इतना लिया है तो हमारे पास क्या होगा, ये कितना टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। ये टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टी था तो t/4, और टी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/f, ये हम लिखते हैं। अब टी को 1/f लिख दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1/4f। आई बात समझ में? तो हमने क्या किया, t/4 ये लिख दो या फिर 1/4f लिख दो। द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पूछिए, रेट क्या होती है, रेट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। तो आपका 5m था, वो कितना चेंज हुआ, t/4 में, t/4 में कितना चेंज हुआ, ये चीज हमको निकालनी है। यही तो हमारा क्या होगा, रेट ऑफ चेंज होगा। यही रेट ऑफ चेंज होगा कि अगर हम टी में भी सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया है, छोटा करने के लिए t/4 लिया है, यानी हमने इतना सा टाइम लिया है। तो ये इतना चेंज हुआ, 5m चेंज हुआ किसके अंदर, t/4 टाइम में। तो आप इसको 5m और t/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/4f। 1/4f लिखा, 4f ऊपर गया तो आपका क्या बन गया, 4f ऊपर गया तो आपका क्या बना, ये ऊपर जाके बन गया 4f 5 मैक्सिमम। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आपकी कहाँ मिलेगी, t/4 पे मिलेगी, या फिर यहाँ पे मिलेगी, वो नेगेटिव में होगी, वो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। तो 5 मैक्स यहाँ पे आपको मिला, और इसकी वो यूनिट हो जाएगी वेबर पर सेकंड। तो ये फॉर्मूला भी आपको बहुत याद रखना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत बार पूछा जाता है। इसी फॉर्मूले पे डिपेंड हम क्वेश्चन अभी करेंगे। फिर हमारे पास आता है द वेरियस साइनोसॉइडली द RMS value of inductance EMF is obtained by multiplying the averaging value with the form factor। फॉर्म फैक्टर हमारे पास क्या होता है, RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, और वो कितना निकल के आता है, 1.11। तो RMS वैल्यू ऑफ EMF क्या हो जाएगा, RMS वैल्यू ऑफ EMF क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू हमारे पास है 1.11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.11 से मल्टीप्लाई हुआ, ये एवरेज वैल्यू हमारे पास है, तो ये हुआ 4f 5 मैक्सिमम। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये क्या बन गया, 4.445 मैक्सिमम वोल्ट। अब नाउ RMS वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF ऑफ द होल ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग के लिए निकालना है, ये क्या था, ये RMS वैल्यू थी। अब हमको प्राइमरी के लिए निकालना है, प्राइमरी के लिए निकालना है तो इसको N1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेकेंडरी के लिए निकालना होगा तो इसको क्या कर देंगे, N2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में? और आइडियल ट्रांसफॉर्मर है किसके अंदर, नो लोड के अंदर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर है हमारा, क्या है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर किसके अंदर, नो लोड कंडीशन के अंदर। नो लोड कंडीशन के अंदर हमारा
क्या है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, तो हमारा E1 किसके बराबर होगा, V1 के, और E2 किसके बराबर होगा, V2 के। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन में हमको ऐसे नहीं बोलेगा E1 इक्वल्स टू V1, E2 इक्वल्स टू V2, हमको ये लाइन देगा आइडियल ट्रांसफॉर्मर इन नो लोड कंडीशन। तो हमको क्या समझना है कि हमारा E1 किसके बराबर है, V1 के, और E2 किसके बराबर है, V2 के। आई बात समझ में। अब इस पे एग्जाम्पल देखिए, एक चीज और है, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, द ट्रांसफॉर्मर रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज टू प्राइमरी वोल्टेज इज डिनोटेड बाई के। ये सिंपल चीज है, E2 अपॉन E1 अपॉन N2 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। इसमें कुछ नया है नहीं, ये रेशियो है सिंपल। E2 अपॉन E1 का रेशियो ले लो, N2 अपॉन N1 का रेशियो ले जो, वो किसके बराबर होता है, K के बराबर। इफ N2 ग्रेटर देन N1 है, N2 ग्रेटर देन N1 है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास K क्या आएगा, 1 से ग्रेटर आएगा, और K 1 से ग्रेटर आएगा तो हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा। आई बात समझ में, हमारा ट्रांसफॉर्मर क्या कहलाएगा, स्टेप अप। ठीक है, अब हमको क्या करना है, N2 लेस देन N1। N2 लेस देन N1 है, तो हमको सिंपल सा पता है कि K क्या होगा, लेस देन 1 होगा। K लेस देन 1 होगा तो हमारा कौन सा ट्रांसफॉर्मर होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट है, आइडियल कंडीशन है, तो V1 I1 इक्वल्स टू V2 I2 ये लिखो, या फिर E1 I1 इक्वल्स टू I2 E2 लिखो, क्योंकि V1 इक्वल्स टू E1 है और V2 इक्वल्स टू E2 है, किसके लिए, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए। तो यहाँ पे I2 अपॉन I1 हो गया, E1 अपॉन E2 हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि I2 अपॉन I1 है, और ये जो इक्वल में है वो उल्टा है, E1 अपॉन E2 है, N1 अपॉन N2। हम जल्दबाजी में करते क्या हैं, हम जल्दबाजी में करते हैं I2 अपॉन I1 इक्वल्स टू E2 अपॉन E1, N2 अपॉन N1, या तो ये करते हैं या फिर ये करते हैं, I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये हमारे पास उल्टा है और ये इधर ऐसे। आई बात समझ में। अब देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, द नो लोड रेशियो रिक्वायर्ड इन ए सिंगल फेज 50 हर्ट्ज। अब 50 हर्ट्ज हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ट्रांसफॉर्मर 6600 और 600। अब 6600 का मतलब क्या है, पहले दिया हुआ है वो क्या होगा, E1 होगा, और बाद में दिया होगा वो क्या है, E2 होगा। तो E1 मानो या V1 मानो, नो लोड रेशियो हमको दिया हुआ है सिंगल फेज के अंदर, तो हमारा ये E1 और V1 क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये हमने E1 ले लिया, ये हमारा E2 हो गया। अब क्या दिया हुआ है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन द कोर टू बी अबाउट 0.08 वेबर। फाई मैक्सिमम हमको दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच वाइंडिंग। ईच वाइंडिंग में हमको नंबर ऑफ टर्न्स दिए पूछे हैं। आई बात समझ में। तो हमारा E1 क्या होता है, E1 हमने अभी देखा था 4.44 फाई मैक्स F, और N1 पूछा है तो N1, N2 है तो N2। तो ये E1 हमको दिया हुआ है 6600 इक्वल्स टू 4.44, 5x हमको 0.08 दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी हमको 50 दी हुई है, और N1 हमको सिंपल पूछा है। तो ये कैलकुलेशन आप जब करेंगे तो आपके पास N कितना आएगा, 372। आई बात समझ में। अब इससे सिंपल या तो दोबारा आप क्या लगा लो, E2 इक्वल्स टू 4.445 मैक्सिमम FN2 लगा लो, या फिर आप क्या लगा लो, सिंपली E2 अपॉन E1 आपने अभी पढ़ा है, N2 अपॉन N1, ये भी आप डायरेक्ट लगा लो। अब आपके पास E2 है, E1 है, N2 पूछा है, और N1 भी है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, N2 आ जाएगा, और N2 कितना आएगा, 34। N2 कितना आएगा, 34। आई बात समझ में। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल हमारा क्या कहता है, द वोल्टेज पर टर्न सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इज 1.1 वोल्ट। ये दिया हुआ है, पर टर्न दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आप, एक टर्न में दिया हुआ है, ना कि n टर्न में। आई बात समझ में। व्हेन द प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड 220 वोल्ट, E1 दिया हुआ है 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज है हमारी क्या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज।
AC supply the secondary voltage is found to be 550 volt। तो E2 भी हमको दिया हुआ है, फाइंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स। हमको क्या पूछे हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स पूछे हैं। तो हमारे पास क्या है, बी मैक्सिमम है 1.11 टी। बी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, 1.11 टी पर टर्न है हमारे पास 1.1 वोल्टेज, और टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी मैक्सिमम आ जाएगा। तो यहाँ पे E1 है आपके पास 220 वोल्ट, और 1.1 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 200, और N2 कितना आ जाएगा, 550 से 1.1 को डिवाइड करेंगे तो 500 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, 200 नहीं होगा, क्योंकि 200 में आप 1.1 से डिवाइड करेंगे तो 200 नहीं आएगा, कुछ छोटी वैल्यू आएगी। कोर एरिया क्या होगा, कोर एरिया E1 आपने पढ़ा है, E1 क्या होता है, E1 अभी पढ़ा 4.4 F 5 मैक्स इंटू N1 ये होता है। तो यहाँ पे 220 आपके पास है, 4.44 है, T है, 5 मैक्सिमम आपको निकालना है, और 200 है। आई बात समझ में। तो 5 मैक्सिमम आप निकालेंगे तो ये चीज आपके पास सारी चीजें हैं वो आ जाएगा इसके बराबर, और वो इसके बराबर आ गया तो एरिया शुरू में ही हमने क्या देखा है, बी मैक्स इंटू ए क्या होता है, 5 होता है, यहाँ पे मैक्सिमम है, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, ये 0.00495 निकल के आया है, और नीचे क्या है 1.1, तो ये हो जाएगा 45.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नया नहीं है, वही दो फॉर्मूले आपके बार बार घूम रहे हैं। तो सिंपल इसके अंदर न्यूमेरिकल होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं नया, यही दो फॉर्मूले आपको बार बार यूज करने हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला है ये वाला, एक फॉर्मूला ये है, ये आपके पास अभी निकल के आया था, और दूसरा बस यही फॉर्मूला है, यही एक साइड से दूसरी साइड से यूज हो रहे हैं। आई बात समझ में। अब देखिए, अब आगे है ट्रांसफॉर्मर विद लॉसेस बट नो मैग्नेटिक लीकेज। तो वी शैल कंसीडर द फॉलोइंग टू केस। पहला होता है व्हेन ट्रांसफॉर्मर इज नो लोड, और व्हेन ट्रांसफॉर्मर इज ऑन लोड। अभी जब हम पढ़ रहे थे तो बार बार हमारे न्यूमेरिकल्स में एक नाम आ रहा था कि हमारा ट्रांसफॉर्मर किसके अंदर है, नो लोड कंडीशन में है, और कई बार आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रांसफॉर्मर किस कंडीशन में है, लोड कंडीशन में है। तो ये चीजें होती क्या हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड। ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड का मतलब होता है, ये आपका क्या था, ट्रांसफॉर्मर था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग है, और यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग आपकी किसी वोल्टेज से लगी होगी, या फिर इसके अंदर कोई करंट हमारा क्या होगा, फ्लो होगा, लेकिन ये किसी भी टाइप के रिएक्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस से कनेक्टेड नहीं होगी, यानी कि ये क्या होगी, ओपन होगी। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगी, ओपन होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर इज ऑन नो लोड। अब यहाँ पे देखिए, नो लोड इफ सेकेंडरी साइड इज ओपन एंड प्राइमरी इज कनेक्टेड टू ए साइनोसोडियल alternating voltage V alternating applied voltage will cause flow alternate current in the primary winding which will create alternating flux the primary input current under no load condition supply। अब यहाँ पे दो टाइप के लॉस होंगे, कौन सा लॉस होगा, आयरन लॉस इन द कोर, या फिर एग्जाम्पल में क्या है, हाई हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस, जिनको हम क्या बोलते हैं, जो कौन कौन से लॉस हैं, हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस। दूसरा क्या होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर लॉसेस इन प्राइमरी वाइंडिंग्स। अब ये क्या है, एक तो ये हमारी कोर है, एक तो इस कोर के अंदर लॉस होगा, और दूसरा लॉस किसके अंदर होगा, इस वाइंडिंग के अंदर, दूसरा लॉस किसके अंदर होगा, इस वाइंडिंग के अंदर। तो ये दो टाइप के हमारे पास क्या होंगे, लॉस होंगे, पहला इस कोर के अंदर लॉस होगा, दूसरा इस वाइंडिंग के अंदर लॉस होगा। दस आई नॉट इज नॉट at 90 degree behind V1 but lags it by an angle theta less than 90 डिग्री। जब हम क्या कर रहे थे, लॉस नहीं मान रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले हम क्या कर रहे थे, लॉस कंसीडर नहीं कर रहे थे, लॉस कंसीडर नहीं कर रहे थे, तो आपका V1
आपका V1 I से कितना आगे था? आपका V1 आगे था 90 डिग्री, ये हमने पढ़ा था। आपका V1 कितना आगे था I से? 90 डिग्री। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि लॉस होंगे, और लॉस होंगे तो हमारा लैग तो करेगा, लेकिन 90 डिग्री से नहीं करेगा। कितने एंगल से करेगा? कुछ फाई एंगल से हमारा लैग करेगा। ये एंगल कितना है? फाई नॉट। इस एंगल से हमारा क्या करेगा? करंट लैग करेगा, किससे? V1 से। और ये हमारा करंट क्या है? I नॉट। आई बात समझ में? नो लोड पावर इनपुट क्या हो जाएगा? P नॉट इज इक्वल टू V1 I नॉट कोस फाई। इधर आप इसका कंपोनेंट लेंगे तो कोस फाई हो जाएगा, और P क्या होता है? P इज इक्वल टू पावर वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो ये क्या हो गया? V, और I का कंपोनेंट इधर क्या हो गया? I नॉट कोस फाई नॉट। तो ये हमारे पास क्या हो गया? पावर। ये आपका फॉर्मूला काम आएगा आगे। अब आगा आता है वेयर कोस फाई प्राइमरी पावर फैक्टर अंडर नो लोड कंडीशन, और करंट I नॉट हैज द फॉलोइंग टू कंपोनेंट्स। अब एक्टिव और वर्किंग और आयरन लॉस कंपोनेंट। अब IW क्या होता है? IW होता है एक्टिव और वर्किंग और आयरन लॉस कंपोनेंट। अब हम इसको क्या बोलते हैं? जब हमारे को न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा तो ये चीज आपको याद रखनी है। न्यूमेरिकल आपको क्या बोलेगा? एक्टिव लॉस बताओ, वर्किंग लॉस बताओ, आयरन लॉस बताओ। तो आपको क्या समझना है कि ये तीनों एक ही होते हैं, वर्किंग लॉस, आयरन लॉस और एक्टिव लॉस। ये तीनों लॉस एक ही होते हैं। और ये लॉस कौन होगा? ये लॉस होगा आपका I नोट का कोस वाला कंपोनेंट। I नोट का कोस वाला कंपोनेंट आपका क्या होगा? एक्टिव और वर्किंग आयरन लॉस। एक्टिव और वर्किंग आयरन लॉस क्या होगा? आपका कोस वाला कंपोनेंट होगा किसका? I का। आई बात समझ में? तो वो क्या होगा? IW, जिसको आप IWI वर्किंग से डिनोट करेंगे, और वो क्या होगा? I नोट कोस फाई। आई बात समझ में? I नॉट कोस फाई। और फिर दूसरा क्या होता है? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट M से डिनोट होता है, M फॉर मैग्नेटाइजिंग। और इसको आप क्या बोलते हैं? जो साइन वाला कंपोनेंट होता है किसका? I नोट का। I नोट का साइन वाला कंपोनेंट I नोट साइन फाई नोट, वो क्या हो जाता है? I नोट साई फाई नोट। वो क्या होगा? इसका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। आई बात समझ में? और टोटल कितना हो जाएगा? टोटल आप जब इनका अंडर रूट I ओमेगा स्क्वायर प्लस IM स्क्वायर कर देंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये थी छोटी छोटी दो चीजें। पहला होता है एक्टिव और वर्किंग और आयरन लॉस। आयरन लॉस पूछे, एक्टिव लॉस पूछे, वर्किंग लॉस पूछे तो I नोट कोस फाई नोट। और आपको मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट पूछे तो आपका I नोट साइन फाई नोट। और पावर पूछे तो क्या होगा? V नोट I नोट कोस फाई नोट। अब आगे आता है ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड। ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड का मतलब अब आप अपने आप से समझ गए होंगे। वहां पे क्या था? ये वाला जो वाइंडिंग था ये क्या था? ओपन था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कुछ लोड लगा होगा। रेजिस्टेंस हो सकता है, कैपेसिटेंस हो सकता है, इंडक्टेंस हो सकता है, या फिर दो एक साथ हो सकते हैं। ये दो एक साथ हो सकते हैं, ये दो एक साथ हो सकते हैं, कोई भी आपके पास कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगी? सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर कुछ न कुछ लोड होगा। अब कुछ न कुछ लोड होगा मतलब इसके अंदर क्या होगा? करंट भी फ्लो होगा। अब इसके अंदर करंट भी फ्लो होगा क्योंकि अब ये ओपन नहीं है, और करंट फ्लो होगा तो आपकी I1 क्या कर रही थी? ये वाली वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग क्या कर रही थी? फ्लक्स जनरेट कर रही थी। ये वाली वाइंडिंग क्या कर रही थी? फ्लक्स जनरेट कर रही थी। और वो फ्लक्स किधर जा रहा था? अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ जा रहा था। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया? यहाँ पे लोड लगाया, आपने यहाँ पे लोड लगाया, इसके अंदर करंट फ्लो हुआ। अब करंट फ्लो हुआ तो आपको पता है कि कोई भी वाइंडिंग हो वो अपना क्या करेगी? फ्लक्स जनरेट करेगी। और इसने भी क्या करना शुरू कर दिया? अपना फ्लक्स जनरेट करना शुरू कर दिया। अब ये वाला फ्लक्स किधर जा रहा है? I1 की तरफ जा रहा है। ये वाला फ्लक्स किधर जा रहा है? I1 की तरफ जा रहा है। एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। अब दोनों क्या करने लग गए? अपोज करने लग गए। एक दूसरे को क्या करने लग गए? अपोज करने लग गए। अब जब क्या हुआ? जब आपने शुरू में क्या किया? करंट देना चालू किया प्राइमरी वाइंडिंग को, तो ये वाला कंपोनेंट, ये वाला क्या था? ये ज्यादा था। और सामने वाले के अंदर तो फ्लक्स क्या था? कम था। फ्लक्स कम था तो ये क्या था? इसके ऊपर हैवी नहीं हो रहा था। ये वाला हैवी हो रहा था किसके ऊपर? इसके ऊपर। तो ये क्या था? बड़ा था। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ?
कंडीशन हमारी क्या हुई, स्टडी हुई, और जैसे ही कंडीशन हमारी स्टडी कंडीशन हुई तो ये दोनों क्या हुए, बराबर हो गए, और दोनों एक दूसरे को क्या करने लग गए, कैंसिल करने लग गए। तो ये हमारा क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड होता है। अब आप इसको पढ़ लीजिए। अब आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हमारे पास क्या कहा हुआ है, द ट्रांसफॉर्मर लोड व्हेन इट्स सेकेंडरी सर्किट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज कंप्लीटेड थ्रू एन इम्पीडेंस और लोड, द मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ सेकेंडरी करंट I2 with respect to secondary terminal voltage will depend upon the characteristic of load। अब लोड की कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करेगा, वो रेजिस्टेंस है, वो कैपेसिटेंस है, या फिर वो आपका क्या है, इम्पीडेंस है। The secondary current I2 sets up own ampere turns N2 I2 and creates its own flux। अभी मैंने बताया जो सामने वाला होगा सेकेंडरी वाइंडिंग होगा, ये भी क्या करेगा, फ्लक्स जनरेट करेगा। भाई नो लोड करंट आई नोट जब हमारा नो लोड कंडीशन था तो ये क्या नहीं कर रहा था, फ्लक्स जनरेट नहीं कर रहा था। अपोजिंग सेकेंडरी फ्लक्स I2 और क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, ये इधर जाएगा तो ये किधर जाएगा, इधर जाएगा। प्राइमरी फ्लक्स Phi naught momentarily, hence primary counter or back EMF E1 tends to be reduced. V1 gain the upper hand over E1 momentarily and hence cause more current to flow in primary. Let this additional primary current be I2 is known load as load component of primary circuit. The additional primary MMF N1 I2 sets up to flux phi2। अब जब क्या होगा, थोड़ी देर बाद अपना ये भी क्या कर लेगा, फ्लक्स सेट कर लेगा, एक जगह स्टडी हो जाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाट एवर बी द लोड कंडीशन द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द कोर इज अप्रोक्सीमेटली द सेम एज एट नो लोड, और सिंस द कोर फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट ऑल लोड्स द कोर लॉस ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ, हमारा क्या हो जाएगा, फाई टू इज इक्वल टू, ये फाई टू था, ये किसके बराबर हो जाएगा, फाई टू डेज के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, N2 I2 इज इक्वल टू N2 N1 I2 डेज, और ये हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, I2 डेज इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इंटू I2। और आप जब इसका IW और I निकालेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये क्या लिखा हुआ है, नॉन इंडक्टिव लोड, ये इंडक्टिव लोड है, और ये क्या है, कैपेसिटिव लोड है। ये कैपेसिटिव लोड है, यहाँ पे आपको I1 यहाँ पे दिख रहा है, I2 यहाँ पे दिख रहा है, और I0 यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन जब आपने इंडक्टिव लोड लगाया तो I2 इधर आ गया, I1 इधर आ गया, I2 क्या करने लग गया, I2 भी V1 से लैग करने लग गया। यहाँ पे नॉन था तो I2 क्या था, इसके साथ था। आई नोट अपनी जगह कुछ नहीं चेंज करेगा, आई नोट सब में सेम रहेगा। और जब आपने कैपेसिटिव लगाया तो कैपेसिटिव के अंदर आप जानते हैं कि आई करंट क्या होता है, करंट वोल्टेज से आगे चलता है कितना, 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे कुछ लॉसेस हैं, इसलिए 90 डिग्री ना जाके वो किसी एंगल पे जाएगा। तो ये I2 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, I1 हो गया। ये I2 डैश हो गया, ये I2 हो गया। आई बात समझ में। तो ये आपके तीनों डायग्राम हो गए नॉन इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड एंड कैपेसिटिव लोड के। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको सारी चीजें, सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कुछ चीज ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। जय हिंद, जय भारत।